रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो कि खुला हुआ रहेगा 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में। अब यहाँ पे जो आईपीओ है लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में 14 सितंबर तक। अब यहाँ पे इस कंपनी जो है इस आईपीओ के थ्रू 165 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, राइट। और उसमें से 135 करोड़ रुपीज़ ही वही कंपनी के काम आने वाले हैं। बाकी जो लगभग 30 करोड़ रुपए हैं वो इसके जो प्रमोटर हैं, मेन जो प्रमोटर हैं, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। लगभग 10% शेयर होल्डिंग अपनी वो इस आईपीओ में ओएफएस के थ्रू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंपनी करती क्या है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी स्टेनलेस जो स्टील होता है उसके हुक्स, नोब्स, वॉशर्स और जो शीट्स होती हैं स्टेनलेस स्टील की शीट्स और पाइप्स, वो सब कुछ बनाती है। अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। मोस्टली आज के दिन कंपनी की 4 यूनिट्स हैं जहाँ पे ये जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, और गुजरात बेस्ड ये कंपनी है आज के दिन में। अब यहाँ पे जो जो यूसेज है इस कंपनी के, जो यूसेज हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स, मतलब घरों में भी यूज आते हैं। जो हम फोर सीलिंग लगाते हैं उसमें नोब्स काम में आते हैं। वाशर्स, जो कि हम स्टील के वाशर्स नहीं देखते हैं, जब हम कोई स्क्रू टाइट करते हैं तो वाशर नहीं लगाते बीच में एक स्टील का, वो वाशर कंपनी बनाती है, वो भी स्टील के। जो प्लेन शीट्स नहीं देखते हैं हम लोग स्टील की, जैसे कि हम लोग कई बार कुछ गेट वेट वगैरह बनवाते हैं तो स्टील की जो शीट्स नहीं आती बड़ी बड़ी, और वो जो जो हम रेलवे में जाते हैं तो शीट्स बाकी आगे लगी हुई, तो बोगी जिस शीट की बनती है, राइट, वो शीट ये कंपनी बनाती है आजकल। मतलब शीट के बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं जो स्टील की शीट्स होती हैं, राइट। और मैक्सिमम जो कंपनी का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो स्टेनलेस स्टील्स ही हैं, जिसको एस एस शीट के नाम से जानती है कंपनी। इसने आर एच यहाँ पे जिस हिसाब से हमको जो प्रथम दृष्टिया, जो पहले देखते ही हमको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें आईपीओ में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, प्रथम दृष्टिया पहले देख लेते हैं। तो उसका अगर एसेट्स को यहाँ पे देख रहे हैं तो एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यूज जो हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी अच्छे खासे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट्स अगर आफ्टर टैक्स अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब 3 गुना छलांग मारी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने, जबकि जो सेल हुई है उसने छलांग मारी है 20% के लगभग में। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने 3 गुना छलांग मार दी 20% सेल के इंक्रीज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोल नजर आ सकता है, क्योंकि इतना कैसे हो सकता है। तो इसका पीछे कंपनी ये भी बोल सकती है कि तो आईपीओ का दम। आईपीओ जब कंपनियां लेके आती हैं तो मैक्सिमम सेल अपने, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ ही जाता है कंपनियों का, मैक्सिमम का बढ़ जाता है। ये आईपीओ की पावर कहते हैं इसको। दूसरा, कंपनी के जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, बाकी जो जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी कर सकती है उतना, जितना प्रोडक्शन करेगी उतना अच्छा है, तो वहाँ से प्रॉफिट्स आते रहते हैं। आज के दिन नेटवर्थ जो है 106 करोड़ की है कंपनी के खुद के एसेट्स की, खुद की नेटवर्थ, मतलब मान के चलिए कंपनी के आज का टोटल एसेट्स कितने हैं, 389 करोड़। उसमें से जितनी भी लाइबिलिटी है सारी लाइबिलिटीज़ को निकाल दो तो 106 करोड़ का टोटल कंपनी का आज के दिन नेटवर्थ है, वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा प्रथम दृष्टया ये देखते हैं कि आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेंस की उम्मीद है कि नहीं है, तो उसका ये मैंने जो पास्ट एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि जिस भी किसी कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो होता है उसके बेसिस के ऊपर जब निकालते हैं तो मार्केट में कैपिटलाइजेशन, मतलब किस मार्केट कैप के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है, क्या वैल्यू लगा रही है, आईपीओ में शेयर हमको दे रही है, किस वैल्यू पर हमको शेयर्स दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी हमको लगभग 484 करोड़ की लगभग वैल्यू के ऊपर हमें आईपीओ दे रही है। 484 करोड़, 480 करोड़ मान के चलते हैं, तो 480 करोड़ की कंपनी अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है, जबकि नेटवर्थ है 106 करोड़। तो ये लगभग क्या हो गया, 5 का पीबी हमें यहाँ पे नजर आता है, लगभग 5 का 4.8, लगभग 5 का मान के चलो, ठीक है। तो 5 का पीबी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या है, 29%, 29%। बट यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, तो हम 29 नहीं मान के चलेंगे, हम 25 के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख के मान के चलते हैं। सो 25% के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो 3 साल में डबल होगा, डबल का डबल। तो यहाँ पे 7 ईयर्स का टाइम इसको लग जाएगा, जिस वैल्यू के ऊपर कंपनी अभी आज के दिन है, जिस हिसाब से रिटर्न ऑन नेटवर्थ है उस बेसिस के ऊपर कंपनी की जो वैल्यू है वहां तक नेटवर्थ को पहुंचने में 7 साल का वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर मोस्टली उनमें ज़्यादा आईपीओ में ज़्यादा हमें वैल्यू देखने को मिलती है, मतलब लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है, या फिर आईपीओ लिस्ट होने के बाद में और इंक्रीज देखने को मिलता है शेयर प्राइस में, जहाँ पर 3 से 4 साल का वक्त लगता है, यहाँ पे 7 साल का वक्त लग रहा है। तो और भी चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरीके से अवेलेबल हैं, कल को मार्जिन बढ़ सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कंपनी एक्सपेंशन किस तरीके से करने वाली है। सो उस बेसिस पे और भी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, जिनके बेसिस पे भी आफ्टर द लिस्टिंग कंपनी का स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। और जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो पहले हम लोग पी और पीबी रेशियो के हिसाब से उसी को देख लेते हैं। सो यहाँ पर मतलब अभी तक जो हमने देखा उसके बेसिस पे हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि एक तो ऑफर फॉर सेल के अंदर में प्रमोटर जो मेन प्रमोटर है वो खुद बेच रहा है। सेकंड, हमें ज़्यादा यहाँ पर 7 ईयर्स का टाइम पीरियड लग रहा है। दूसरा, इंक्रीज प्रॉफिट्स में इंक्रीज अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉफिट्स को जितना इंक्रीज यहाँ पे दिखाया गया उतना इन्होंने ऑलरेडी अपनी वैल्यू लगा दी है। जिस प्राइस पे हमसे पैसा मांग रहे हैं ना उतनी वैल्यू ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हमें उम्मीद कम होती कि और ऊपर कितना जाएगा भाई, राइट।
अब थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, ताकि हम पी और पीबी रेशियो को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने आरएचपी में बताए हैं अपने। तो 5 का पीबी रेशियो हमें देखने को मिल गया, और साथ में ही कंपनी 135 करोड़ यहाँ से उठा लेगी। सो 135 करोड़ इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो गया 235 करोड़, 240 करोड़। 240 से यहाँ पे पीबी रेशियो आ गया आफ्टर द आईपीओ, 2 का पीबी रेशियो आ गया 2। सो 2 का पीबी रेशियो किन का है, किन किन का है, एमएम फोर्जिंग का, इन मतलब इन सबसे अच्छा है। जितनी भी कंपनी कॉम्पिटिटर में बताई हैं कंपनी ने आरएचपी में, उनसे सबसे अच्छा पीबी रेशियो कंपनी का रहने वाला है। तो ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है अपने लिए। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, पीई रेशियो किस हिसाब से कमाई कर रही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम इसको 20 ही मान के चलेंगे, 25 नहीं लेंगे, ठीक है। 20 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ताकि थोड़ा सा सेफर साइड लेके चले हम लोग। सो 20 का पी रेशियो, और कंपनी वैल्यू क्या लग रही है, 480 करोड़ के आसपास में वैल्यू लगा रही है, और ये लग रहा है 20 करोड़। सो ये कितने का आ गया पी रेशियो आफ्टर द लिस्टिंग इज 24। सो 24 से देखते हैं तो यहाँ पे एमएम फोर्जिंग का 17 है, 26, 58, 17। सो यहाँ पे 2-3 कंपनियों से बीट कर रही है, दो कंपनियों से हार रही है, 2 कंपनियों से जीत रही है। तो लगभग प्रॉफिट भी उतना ही कमा रही है जितनी ऑलरेडी जो लिस्टिंग कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके आसपास में ही कमा रही है। बट पीबी रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है, वैल्यू बहुत नीचे है। तो यहाँ पे अगेन हमें थोड़ा सा आफ्टर द लिस्टिंग कंपनी के ऊपर जाने की उम्मीदें अगेन बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और कि कंपनी के ऊपर में आज के दिन लिटिगेशंस हैं, मतलब केसेस चल रहे हैं। वो किस किस के चल रहे हैं, कंपनी के ऊपर चल रहे हैं 21 केस तो चल रहे हैं टैक्स के, 18 केसेस चल रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज के, और एक केस चल रहा है सिविल लिटिगेशन चल रहा है। तो ये लगभग 19 करोड़ रुपीज का यहाँ पर रिस्क है, 19 करोड़ रुपए रिस्क पे है इन केसेस की वजह से। दूसरी चीज, डायरेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स का केस चल रहा है, एक केस मतलब डायरेक्टर्स के ऊपर में, और एक रेगुलेटरी के 6 केसेस चल रहे हैं डायरेक्टर्स के ऊपर में। वहां पर 1 लाख, सॉरी 10 लाख के आसपास में रिस्क पर है पैसा। और अगेंस्ट द प्रमोटर, जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनके ऊपर 5 केसेस चल रहे हैं टैक्स के। मतलब कंपनी केसेस में भरी पड़ी है इतना। तो इनके ऊपर सिविल मतलब केसेस को लड़ने का कितना पैसा खर्च हो रहा होगा वकीलों के ऊपर में। इतना तो जब वो जीतेगी हारेगी उसके ऊपर रिस्क है, बाकी वकीलों पे तो खर्च हो ही रहा है। 21 केस, 18 केस, 5 केस, 6 केस, बाप रे। यहाँ पर आज के दिन अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक सेल हो रही है वो 80%, मतलब कंपनी जितना प्रोडक्शन कर रही है उसका 80% जो है डोमेस्टिक सेल है, मतलब इंडिया में बिक रहा है। बाकी जो पैसा है 19% के आसपास में वो एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब माल बाहर जा रहा है। एस फिनिशिंग शीट्स, जिस शीट्स की हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि हम लोग टिन शेड नहीं डालते हैं, वहाँ पे एक स्टील की टिन शेड्स आती है, तो वही होती है शीट्स। उसमें भी कई बार हम लोग देखते हैं अलग अलग धब्बे छपे होते हैं, मतलब जो हम टिन शेड लगाते हैं उनमें। तो भाई कई सारी प्लेन आती हैं, कई सारी किसी कलर में आती हैं, तो वो अलग अलग बनती हैं, ठीक है। मतलब वो स्टेनलेस स्टील की शीट्स होती हैं। वही सबसे ज़्यादा आज के दिन कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है, 305 करोड़ का, मतलब टोटल सोर्स में 305 करोड़ तो स्टेनलेस स्टील उसी का है। दूसरा सोर्स है वासर, जो वासर हम स्क्रू कसते हैं, उसका सबसे बड़ा जो है 84 करोड़ का। तो ये 2 मेन बड़े सोर्स हैं। उसके बाद में पाइप्स 29 करोड़ के, वो भी बिकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेन सोर्सेज हैं वासर और शीट्स, इनका जो मार्केट है आज के दिन, अगर शीट्स की बात कर ली जाए तो शीट्स का 7 लाख टन इंडिया में हर साल यूज होता है, मतलब शीट्स यूज होती हैं। इसमें बताया हुआ है आगे, जैसे भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 7,87,700 टन 2022 में यूज हुई थी इंडिया में। ये जो मतलब जो यूसेज है आज के दिन, इतना तो यूज हुआ, ये प्रोडक्शन इंडिया की जो कंपनीज हैं वो कंप्लीट भी नहीं कर पा रही हैं, जबकि इंपोर्ट करना पड़ रहा है 1 लाख टन के आसपास। तो इंडिया जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है कंपनी की, वो सेगमेंट तो बहुत बड़ा है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें मार्जिन बहुत कम है। जैसे टाटा स्टील्स, जिंदल स्टील्स, वो सब भी ये शीट्स बनाती हैं, काम करती हैं। तो उनके पास में तो खुद की माइंस हैं, बनाने का काम है। इस कंपनी के पास में वो एडवांटेज नहीं है। और बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर्स और है मार्केट के अंदर में जो इसी सेगमेंट में काम करते हैं। यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है, और कंपनी की मेन सेल्स भी उसी सेगमेंट से आ रही है जिसमें मार्जिन कम है। तो ये एक थोड़ा सा इश्यू बन जाता है। और ये जो सेगमेंट है इसके आगे आने वाले टाइम में बढ़ने की भी उम्मीदें हैं। कल को अगर शीट्स की, जैसे स्टेनलेस स्टील की अगर डिमांड बढ़ती है, रेट्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स बढ़ सकते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर में। तो ये एक ड्राइविंग फैक्टर है कंपनी के लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। और मतलब फ्यूचर अच्छा है, कंपनी इसी सेगमेंट में काम कर रही है, उसका मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है कंपनी की। अगर जितनी कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी काम कर रही है ना, अगर देखा जाए तो कंपनी की कैपेसिटी है 18,500 टन हर साल कैपेसिटी है, और बना रही है 15,000, मतलब 3,000। मतलब कंपनी के अगर रेवेन्यूज़ को देखा जाए तो अगर फुल कैपेसिटी पे काम करे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है 600 करोड़ तक जा सकते हैं। उसके ऊपर जाने के लिए कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब और खर्चा करना पड़ेगा। और उसी के लिए कंपनी बोल रही है हम आईपीओ में पैसा उठा रहे हैं, जिसको हम एक्सपेंशन में भी काम में लेने वाले हैं, और फ्यूचर में और लोन्स लेके और एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऐसा कंपनी बोल रही है।
सो अभी तक जितना हमने देखा है उसके हिसाब से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के जो 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 मालिक हैं, जो प्रमोटर हैं आज के दिन, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी में एक तो केसेस बहुत चल रहे हैं, ठीक है, रेगुलेटरी हो गया, टैक्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सेकंड रीज़न की कंपनी अच्छा खासा मतलब प्रोडक्शन जिस साइड में जा रही है, प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ा सकती है कल को, लाइन अच्छी है, सेगमेंट अच्छा है, बड़ा है, मार्जिन्स कम है, ठीक है। तीसरी चीज़, कंपनी के जिस हिसाब से 2 सेगमेंट्स में काम कर रही है, एक तो प्रीमियम सेगमेंट में जहाँ पे थोड़ी-सी मार्जिन है, एक सेगमेंट जिसमें थोड़ा-सा मार्जिन कम है। बट एक स्टेबिलिटी के लिए है और एक प्रीमियम के लिए है, दोनों सेगमेंट्स में काम कर रही है। तो ये कहीं न एक मिक्स है, अच्छा चीज़ है ये। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए, बहुत ही ज़्यादा आगे का अगर देखा जाए, तो कंपनी नॉर्मली ऊपर जा सकती है, बढ़ सकती है स्टेबिलिटी के साथ में, और इमीडिएट आईपीओ के लॉन्च होते ही अप टू 50% तक हम इसके इंक्रीज़ प्राइसेज़ को देख सकते हैं। उससे ज़्यादा की उम्मीदें कम ही हैं। उसके बाद में वापस थोड़ा-सा एडजस्ट हो सकता है प्राइस। सो फाइनली दैट्स आवर व्यू एंड सी यू टुमारो।